Students, today I will discuss regarding your different type of budget deficit. जैसा मैं कल भी बात कर रहा था, आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो उस वीडियो को देख लें। ये हमारा 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की हम बात कर रहे हैं। आई विल डिस्कस इन इंग्लिश सेपरेटली। तो कल मैंने डिस्कस किया घाटे का बजट क्या होता है, क्यों वो बजट बनाती है सरकार, अधिकतर सरकार घाटे के बजट को ही क्यों बनाती है। आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और दूसरा जो बजट होता है जिसे हम संतुलित बजट बोलते हैं, संतुलित बजट यानी संतुलित बजट होता क्या है, बैलेंस बजट, यानी इसका अर्थ क्या है। दूसरा, क्यों हम संतुलित बजट को अपनाते हैं या किन परिस्थितियों में अपनाते हैं। तीसरा मुद्दा हम इस पर बात करेंगे, इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसे समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई जब हम वर्ड यूज करते हैं संतुलित या बैलेंस बजट का मतलब होता है कि सरकार के जो व्यय हैं वो सरकार की आय के बराबर है। बजट का कुल व्यय सरकार की कुल आय के बराबर है। और आप ये जानते हैं कि जो आय प्राप्त होती है उसका मुख्य स्रोत सरकार का कर है। बहुत बड़ा सामान्य सा एक मुद्दा बनता है कि एक कर की क्या परिभाषा होनी चाहिए। कर क्या है? बड़े सरल शब्दों में कर वो अनिवार्य भुगतान है जो जनता को सरकार को करने पड़ते हैं। सरकार करों का संग्रह करने के लिए अधिकृत है और सरकार इन करों का प्रयोग लोगों के कल्याण के लिए करती है, देश के विकास के लिए करती है, देश की सुरक्षा के लिए करती है। और अगर हम आर्थिक क्षेत्र में जाएं तो बहुत सारे ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें हम मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं जो आर्थिक क्षेत्र में सरकार को करने पड़ते हैं। पहला, तीव्र वृद्धि या तीव्र आर्थिक समृद्धि पहला टारगेट करों के माध्यम से होता है। दूसरा में उसका जो मुद्दा होता है आर्थिक समानता, आर्थिक समानता यानी लोगों में धन और आय का समान वितरण प्राप्त करना भी कर का एक उद्देश्य होता है या बजट नीति का भी एक उद्देश्य है। तीसरा, कीमतों में स्थिरता, ये बड़ा कीमतों में स्थिरता लाना, ये भी सरकार का एक मुख्य मुद्दा है। और अगर आप देखेंगे तो बजट के सबके उद्देश्य हैं। अगर हम चौथी बात करें, पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, फुल एम्प्लॉयमेंट। और अंतिम मुद्दा जो है वो कम महत्वपूर्ण नहीं है, भुगतान शेष में संतुलन। भुगतान शेष में संतुलन, बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जो मैंने टर्म यूज करी, भुगतान शेष, बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष में संतुलन होगा। ये डिटेल में हम बात करेंगे जब हम आप लोगों से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे। कर 2 प्रकार के होंगे, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। अगर आज की तारीख में आप भारत सरकार के कर संरचना पे जाओ तो प्रत्यक्ष करों से कुल जो कर राजस्व है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का योगदान 55% से अधिक है, जबकि अप्रत्यक्ष करों का योगदान 45% से कम है। ये कर तो सब पे लगते हैं, गरीब हो या अमीर हो, क्योंकि विभिन्न वस्तुएं, ब्रेड, बटर, आटा, दाल सब लोग खाते हैं और वो सब पे कर लगता है अप्रत्यक्ष, जिसे आप जीएसटी भी बोलते हैं। जबकि प्रत्यक्ष कर केवल धनी वर्ग पे लगता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है, कर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने ये इसलिए डिस्कस करा ताकि आप संतुलित बजट का
क्यों लगाया जाता है कि मुद्दे को समझ सके। आपको समझ में आना चाहिए कि भाई संतुलित जो बजट है सरकार का, उसका मूल कारण क्या है। सरकार चाहती है ये सारे लक्ष्य जो मैंने लिखे नीचे प्राप्त करना, कीमतों में स्थिरता होना, और संतुलित बजट तब अपनाया जाता है जबकि ऑलरेडी पहले से ही अर्थव्यवस्था में कीमतों में स्थिरता है, कीमतों में स्थिरता है और रोजगार का पूर्ण स्तर बना हुआ है, पूर्ण रोजगार, भुगतान शेष में संतुलन है, आय का वितरण भी लगभग ठीक है। ऐसी स्थिति में संतुलित बजट नीति अपनाई जाती है। सरकार जितना प्राप्ति करती है उतना व्यय कर देती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप गरीबों का कल्याण में वृद्धि होती है। ये आपको समझना पड़ेगा। प्रत्यक्ष करों से जो आय का संग्रह हुआ उसका अधिकांश व्यय कहां करेगी सरकार? निर्धन लोगों पे करेगी। अब उसका प्रभाव कैसे होगा आपको एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझना होगा। जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा समग्र पूर्ति रेखा है, ये हमारी समग्र मांग रेखा है। क्या है ये? एग्रीगेट डिमांड है, समग्र मांग है, ये समग्र पूर्ति है। और अर्थव्यवस्था में संतुलन ओवाई आय या रोजगार या उत्पादन के स्तर पर ए बिंदु पर है जहां समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर है। जैसा कि मैंने कहा संतुलित बजट में हम जितना व्यय करेंगे उतना ही सरकार क्या करेगी, जितना हमने आय संग्रह किया उतना व्यय किया। यानी ये जो आय संग्रह, अगर आप ये सोचे कि सरकार ने कर लगाया, करों में जो वृद्धि करी व्यय के बराबर हुई, उसके बावजूद भी आय बढ़ती है। कैसे बढ़ती है वो समझिए। जैसे ही सरकार ने सपोज ये डेल्टा ई के बराबर व्यय कर दिया, व्यय करने से रोजगार का स्तर बढ़ा और वो पूर्ण रोजगार के स्तर पे पहुंच गया या अति पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुंच गया। सरकार के व्यय से कीमतें बढ़ने लगेगी, समृद्धि दर तेज हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में एक बूम की कंडीशन आएगी। उसे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने उतना ही कर लगा दिया जिसके परिणाम स्वरूप समग्र मांग घटी, यानी C प्लस आई प्लस डेल्टा ई। और ये समग्र मांग घट के कहा, इतनी जो वृद्धि हुई व्यय करने से और इतना जो कमी हुई समग्र मांग में डेल्टा टी के कारण। और डेल्टा टी जैसा कि मैंने कहा आपके ठीक व्यय के बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था ई डबल डैश और आय का स्तर वाई डबल डैश। वास्तव में ये अतिरिक्त आय क्यों बढ़ी? व्यय बढ़ने से इतनी आय बढ़ी, कर लगने से इतनी आय घटी। ये ड्यू टू डेल्टा टी और ये ड्यू टू डेल्टा ई। आपको ये समझना है, कर लगने से जो आय घटी लेकिन फिर भी रोजगार में वृद्धि हुई, होता क्यों है? जो धनी लोग हैं उन पे हमने प्रत्यक्ष कर लगा दी, उनकी वजह से मांग घट गई। उनके ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल यानी ऐसी वस्तुएं जो देर तक चलती हैं, नॉन ड्यूरेबल जो कंज्यूम करा और खत्म हो गई, कि मांग बढ़ने से समग्र मांग बढ़ी, गरीब लोगों की भी बढ़ी। लेकिन जब सरकार ने गरीब लोगों पर व्यय किया उसकी वजह से समग्र मांग यहां से उठ के यहां चली गई। यानी ये जो था C प्लस आई प्लस डेल्टा ई माइनस डेल्टा टी और संतुलन ई पे हो गया। आय के पुनर्वितरण के कारण संतुलित बजट में भी आय का स्तर, रोजगार का स्तर, उत्पादन का स्तर बढ़ता है। इस वजह से सरकार एक संतुलित बजट नीति किसकी तुलना में, सरप्लस बजट नीति की तुलना में ज्यादा प्रेफरेबल है। और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी, पूर्ण रोजगार, भुगतान से इसमें संतुलन, आय और संपत्ति का समान वितरण, कीमत स्थिरता आदि लक्ष्यों को इसके माध्यम से वो प्राप्त कर लेती है, जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक गोल है। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, सिविल सर्विस के बच्चे भी, हमारे एकेडमिक बच्चे भी ये बात समझ सकते हैं कि संतुलित बजट की क्या यूटिलिटी है, संतुलित बजट कहते किसे हैं और सरकार संतुलित बजट की नीति क्यों अपनाती है। प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, गरीबों पर प्रत्यक्ष कर नहीं लगते, उसका क्या प्रभाव होता है, आय का पुनर्वितरण कैसे होता है, समग्र मांग कैसे बढ़ती है, ये सारे मुद्दे आज मैंने डिस्कस करे। कल मैं इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए
आपसे डिस्कस करूंगा कि भाई सरप्लस बजट या आधिक्य का बजट क्या होता है, क्या उसके फायदे, क्या उसके नुकसान है। इस पर चर्चा करके थोड़ा गंभीरता से लीजिए। धन्यवाद।